नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार। आज हम चर्चा करेंगे बेटा आपके साथ अधिनियम, नीतियां और आपकी संस्थाएं। इस टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली बात करें तो मेंस में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात अगर अधिनियम, नीतियां और संस्थाओं की बात करेंगे तो बात थोड़ी सी संविधान की करें। संविधान की अगर हम बात करेंगे तो बात की जाएगी सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो ये वो अधिनियम जो सूची है जो पर्यावरण से संबंधित, जिसमें मूल तौर पर हम कह सकते हैं कि वनों के बारे में बात की गई है, जंगली पशुओं की बात की गई है, जंगली पशुओं की इसमें बात की गई है, पक्षियों की बात की गई है। लेकिन ये बात यह बताती है कि वन, जंगली पशु, पक्षी की क्या करना, सुरक्षा का दायित्व दिया गया है हमें। का दायित्व सातवीं अनुसूची के तहत हमको मिलता है। अगर हम बात करते हैं मूल, जब इसकी सूची की बात हो रही है तो बात होगी राज्य के नीति निर्देश, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात हो। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अगर बात हो तो बात होगी आर्टिकल 48 ए की, आर्टिकल 48 ए की बात हो। 48 ए की अगर हम बात करें तो ये आपके साथ जो जोड़ा गया संविधान में 42 में संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 42 में संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, इसमें राज्य का दायित्व है कि पर्यावरण की रक्षा करना। राज्य पर्यावरण की रक्षा की बात करेगा। राज्य अगर बात करेगा तो वन्य जीवों की रक्षा, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा की बात करेगा। ये सभी चर्चाएं जो की गई हैं वो मूल तौर पर 48 में संविधान संशोधन, लेकिन 48, 47 और 48 भी स्वस्थ पर्यावरण का रूप है। हालांकि पर्यावरण के बारे में स्पष्ट रूप से इन आर्टिकल में कोई उल्लेख नहीं मिलता। बात अगर हम करते हैं मौलिक कर्तव्य की, मौलिक कर्तव्य की, मौलिक कर्तव्यों की अगर हम बात करेंगे तो आर्टिकल 51 ए, अनुच्छेद 51 ए का जी भाग जो है वो इसकी स्पष्ट व्याख्या करता है। और ये मौलिक कर्तव्य भी देखा जाए 42 में संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। भारत के नागरिकों पर अगर हम बात करें, भारत के नागरिकों पर अगर हम बात करें तो उनका दायित्व है कि वे मूल तौर पर जंगलों पर, झीलों पर, वनों पर, वन्य जीव, या मूल तौर पर हम कह सकते हैं इन्वायरमेंट, पर्यावरण की बात करें, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, की रक्षा करना इनका दायित्व है। भारतीय नागरिक को जिम्मेदारी दी गई। अगर हम बात करते हैं मौलिक अधिकार की, फंडामेंटल राइट्स की, मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें मौलिक अधिकार मूल तौर पर अगर आप देखेंगे तो इसमें जो आर्टिकल जिक्र होता है वो आर्टिकल 21, 14 और 19 का जिक्र आपको मिले। यहां पर मूल तौर पर देखें तो आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार में एक पहल की बात की। पहली बार अगर हम बात करते हैं तो देहरादून उत्खनन मामले में वर्ष 1988 में
मान्यता दी गई और जिसमें एमसी मेहता बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने के अधिकार के तौर पर देखा जाए तो संविधान संशोधन की अगर हम बात करेंगे तो मूल तौर पर हम ये कहेंगे कि यहां जो चर्चा निकल कर आती है वो आर्टिकल 21 के तहत। सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत मौलिक अधिकार ने यह अवसर दिया है कि पर्यावरण से संबंधित जनहित याचिकाओं को यहां पर स्वीकार किया। दूसरी बात अगर हम करते हैं तो बात यह वन्य संरक्षण अधिनियम की बात। वन्य संरक्षण अधिनियम की अगर हम बात करते हैं, वन संरक्षण अधिनियम 1972, इसकी चर्चा हम पिछली क्लासों में विस्तार से वैसे कर चुके। देखिए, पशु पक्षियों और पौधों की, यहां पर पशु पक्षियों, पशु पक्षी और जीवों की अगर हम बात करें सूचीबद्ध किया जाता। सूचीबद्ध करना, कैसी सूचीबद्ध करना? ऐसी प्रजातियों को जो सुरक्षित तौर पर कानूनी ढांचा परिस्थिति के रूप में देखा जाए। प्रजातियों की सुरक्षा के दायित्व इनकी सूचीबद्ध करना जिनकी क्या है, सुरक्षा का दायित्व, सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के तहत इनकी जिम्मेदारी है, इनकी सुरक्षा का दायित्व मिला। यहां पर अगर हम बात करते हैं, मूल मुद्दा निकल कर आता है अनुसूचियों की। अगर हम बात अनुसूचियों की अगर हम बात करेंगे तो मूल तौर पर हम ये कहेंगे कि सर अगर अनुसूचियों की बात होगी, अनुसूचियां, अनुसूचियों की अगर हम बात करेंगे तो पौधों और वन्य जीवों को सूचीबद्ध या सूचियों का निर्माण जो होता है, जो इनकी प्रजातियों की सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इनके अवैध व्यापार या शिकार करने पर दंड का प्रावधान। पहले ये अनुसूचियां जो होती हैं WPA अधिनियम 2 के तहत के बाद अगर हम बात करें, एक अधिनियम की बात करेंगे और अधिनियम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। WPA अधिनियम, अधिनियम। अब WPA अधिनियम के तहत यह कहा गया कि अधिनियम 2002 के तहत अब 4 संख्या है, 4 सूची, 4 कर दिया गया। 4 अनुसूची की अगर हम बात करेंगे, अनुसूची की बात करेंगे तो सबसे पहले आएगी फर्स्ट अनुसूची। फर्स्ट अनुसूची की अगर हम बात करें तो पहली अनुसूची साफ साफ यह कहती है वन्य जीवों को शामिल किया जाएगा जो मूल तौर पर यह कि गंभीर रूप से संकटग्रस्त, तो जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, उनको इस कैटेगरी में रखा जाए। दूसरी अगर हम बात करेंगे सेकंड अनुसूची की, अगर हम बात करें सेकंड अनुसूची यह कहती है कि वन्यजीव प्रजातियां जिन्हें कम स्तर का संरक्षण दिया गया है, जिन्हें कम स्तर का संरक्षण दिया गया है, वो इसके अंतर्गत आएंगे। तीसरी अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो तीसरी अनुसूची यह बताती है कि संरक्षित पौधों की प्रजाति, संरक्षित पौधों की प्रजातियां यहां पर आई। जबकि मूल तौर पर चौथी अनुसूची की अगर हम बात करें तो चौथी अनुसूची की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर मूल तौर पर CITES में
के अंतर्गत जो सूचीबद्ध है, के अंतर्गत जो सूची के प्रतिबंधित आते हैं, इसके अंदर जो आते हैं वो इसके अंतर्गत मूल तौर पर रखे जाए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अगर हम बात करें तो बात आती है 2002 की। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002 की बात। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002 ये स्पष्ट बताता है कि ये मूल तौर पर जो है CITES को समर्पित, मूल तौर पर, संपूर्ण तौर पर। संशोधन का उद्देश्य है कि कानून के अंतर्गत संरक्षित प्रजातियों की संख्या में वृद्धि कर, तो संरक्षित प्रजातियों की, संरक्षित प्रजातियों की संख्या में वृद्धि करना इसका मूल उद्देश्य है। अध्याय 5B के अंतर्गत, इसके कानून के अंतर्गत बात करें तो वन्य जीव की व्यापार को नियंत्रित करने से संबंधित है और CITES के प्रावधान को लागू करना इसका मूल। बात मूल तौर पर निकल कर आती है कि राष्ट्रीय वन्य संरक्षण अधिनियम जो है उसमें अगर हम देखेंगे तो 2002 के तहत गठित निकाय की अगर हम बात करेंगे तो निकाय के तौर पर हम कह सकते हैं राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बात। इसकी स्थिति NDWUL एक वैधानिक निकाय है क्योंकि इसका गठन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 5(a) के तहत किया गया। अधिदेश लिए वन्य जीवों से संबंधित सभी मामलों की समीक्षा करने, राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों में तथा उनके आसपास परियोजनाओं को मंजूरी देने वाली सर्वोच्च संस्था है। उदाहरण के तौर पर यह संरक्षित क्षेत्र इसके अंतर्गत आते। दूसरे, संरचना में 47 सदस्य बोर्ड है अध्यक्ष सहित, जो आमतौर पर वर्ष में एक बार मिलता है और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, प्राइम मिनिस्टर। शक्तियों की बात करें तो बोर्ड प्रकृति के सलाहकार हैं और देश के वन्य जीवों के संरक्षण के लिए नीतियां उपाय तैयार करने पर केंद्र सरकार को यह सलाह देते हैं। NVWEL मंजूरी के बिना राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभ्यारण्यों की सीमाओं में कोई बदलाव नहीं कर सकता और राज्य वन्य बोर्ड राज्य और केंद्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बोर्ड के मूल तौर पर अध्यक्ष सदस्य हो। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो बात आती है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण की बात करें तो पर्यावरण, वन और जलवायु प्रभाव मंत्रालय के तहत ये वैधानिक निकाय है और टाइगर स्टॉक फोर्स सिफारिश के बाद 2005 में इसको स्थापित किया। इसमें सौंपी गई शक्तियां और कार्यों के अनुसार बाघ संरक्षण मंजूरी देने के लिए 2006 में क्या किया गया, संशोधित वन्य जीव अधिनियम 1972 के समक्ष प्रावधानों के तहत इसको गठित किया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री NTCS के अध्यक्ष और राज्य पर्यावरण मंत्री उपाध्यक्ष इसके अंतर्गत आते हैं। NTCS सिफारिश पर केंद्र सरकार एक क्षेत्र को टाइगर रिजर्व मूल तौर पर घोषित कर सकती है। बात करते हैं कि आखिर तौर पर कि वन्य जीव अगर हम देखेंगे तो वन्य जीव अपराध नियंत्रण बोर्ड की अगर हम बात करें, ब्यूरो की अगर हम बात, तो देश में संगठित वन्य जीव अपराध के निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक बहुविधायी निकाय है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करके इसको गठित किया गया और नोडल मंत्रालय पर्यावरण और वन मंत्रालय इसके अंतर्गत आता है और इसका हेड ऑफिस आपसे पूछा जा सकता है और यही 2 एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसका हेड ऑफिस। अपराध के रुझानों का विश्लेषण करने और पूरे मामले में वन्य जीव अपराधों को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए प्रभावी उपाय तैयार करने में मदद करने के लिए वास्तविक समय में डाटा प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन वन्यजीव अपराध डेटाबेस प्रणाली लागू की जाती है। इस प्रणाली का उपयोग रुझानों का विश्लेषण करने,
निकाय उपायों में मदद करने के साथ साथ ऑपरेशन सेव, कर्मा, या मूल तौर पर हम कह सकते हैं थंडर स्ट्रॉम, थंडर वर्ड, वाइल्ड नेट, लेस नॉन, बीर विल, लेस नो सेकंड जैसे कार्यों को सफलतापूर्वक इसके अंतर्गत करते हुए पाते हैं। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो बात आती है मूल तौर पर निकलकर कि बहुपक्षीय संगठन एनजीओ की अगर हम बात करेंगे तो बात करेंगे TRAFFIC। TRAFFIC वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क है और जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास के संदर्भ में वन्यजीव व्यापार पर काम करने वाले प्रमुख गैर सरकारी संगठन। विश्व वन्यजीव कोष की अगर हम बात करें WWF एक अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण मंच है जिसका संयुक्त कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि जंगली पौधे जानवरों का व्यापार प्रकृति के संरक्षण के लिए खतरा ना हो। 1976 में स्थापित यह वैश्विक नेटवर्क अनुसंधान संचालित कार्यान्वयन उन्मूलन के रूप में विकसित हुआ जो नवीन और व्यवहारिक संरक्षण समाधान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका हेड ऑफिस कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में है और इस ट्रैफिक को ट्रैफिक समिति के द्वारा शामिल किया गया जो ट्रैफिक की भागीदारी संगठनों और मूल तौर पर हम ये कह सकते हैं कि WWF IUCN के सदस्यों से बना एक संचालन समूह के तौर पर देखा जा सकता है। ट्रैफिक एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के रूप में कार्य करता है जिनमें कैम्ब्रिज यूके में स्थित ट्रैफिक इंटरनेशनल शामिल है जिसमें 5 महाद्वीपों का कार्यालय भी आता है। ट्रैफिक वन्य जीव और वनस्पतियों विलुप्त प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वर्जेशन सचिवालय के साथ निकट सहयोग में भी काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करते हैं मूल तौर पर इसमें अगर आगे जाएंगे तो इंटरनेशनल हेल्थिंग आयोग की अगर हम बात करेंगे जो वैश्विक अंतर सरकारी निकाय है जो वेल के संरक्षण और वेलिंग के प्रबंधन की दिशा में मूल तौर पर कार्य करता है जिसका हेड ऑफिस कैम्ब्रिज यूके में है। भारत भी इसका एक सदस्य है। 1946 में वॉशिंगटन डीसी में हस्ताक्षरित वेलिंग में के विनिमय के अंतर्गत सम्मेलन के तहत इसको स्थापित किया गया और आयोग ने 1996 में वाणिज्य हेलेंस के लिए शून्य पकड़ सीमा की शुरुआत की। शून्य पकड़ सीमा की शुरुआत पूछी जाए तो 1986 में की गई और प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ की अगर हम बात करें तो संघ सदस्यता के रूप में विशिष्ट रूप से अगर देखें तो सरकार और नागरिक समाज दोनों सदस्यों को इसमें बनाया जा सकता है और 1948 में यह मूल तौर पर बनाया गया और प्रकृति के विश्व की स्थिति और इसकी सुरक्षा की आवश्यकता उपायों पर वैश्विक प्राधिकरण और इसका हेड ऑफिस जो पूछा जाए तो वो कहां है आपका स्विट्जरलैंड। संकटग्रस्त प्रजातियों और IUCN रेड सूची और पौधों की अगर हम बात करें जानवरों की बात करें प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण स्थिति की बात करें तो विश्व की सबसे व्यापक सूची जो तैयार करता है प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ IUCN मूल तौर पर करता है। बात आती है मूल तौर पर निकलकर कि मूल तौर पर अगर आप देखेंगे तो बात आएगी जैव विविधता अधिनियम 2000। इसको भी थोड़ा समझना पड़ेगा क्योंकि तभी टॉपिक थोड़ा सा समझने लायक बन पाएगा। अब बात करते हैं जैव विविधता अधिनियम। जैव विविधता अधिनियम 2002। जैव विविधता अधिनियम 2002 ये अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता गठन है तो आप कहेंगे ये अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता का एक हिस्सा है, प्रतिबद्ध है। जैव विविधता संरक्षण राष्ट्रीय संयुक्त सम्मेलन की बात करें तो इसको मूल तरह का देखें उसका उद्देश्य को अगर देखें तो ये उद्देश्य जो है इसका आपसे अगर उद्देश्य पूछे तो ये कहेंगे कि ये मूल तौर पर जिसका मूल उद्देश्य है जैव विविधता पर जैव विविधता पर कब की बात हो रही है संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1992
1992 को क्या करता है? पूरा करता है। तो ये अधिनियम जो है इसको पूरा करता है। जैविक संरक्षण की बात करें तो पौधों, पशुओं, सूक्ष्म जीव या उसके उनके हिस्से, अनुवांशिक सामग्री, उप उत्पाद के तौर पर जिनकी वास्तविक या संभावित उपयोग का मूल्यांकन होता है, लेकिन इसमें मानव अनुवांशिक सामग्री पूरी तौर पर शामिल है। इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य जैविक संसाधनों का संरक्षण करना, इसके सतत उपयोग की निगरानी करना और जैविक संसाधनों और ज्ञान के स्थानीय समुदायों के साथ उचित और न्याय संगत साझाकरण लाभों को साझा करना इसका मूल उद्देश्य। इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें मूल तौर पर हम इसको थोड़ा देख सकते हैं और हमें सबसे पहले समझना होगा राष्ट्रीय जैव विविधता। राष्ट्रीय जैव विविधता की अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रीय जैव विविधता, राष्ट्रीय जैव विविधता, राष्ट्रीय जैव विविधता जो है यह भारत सरकार के लिए सुविधाजनक है। भारत सरकार के लिए सुविधाजनक, सुविधाजनक के साथ साथ ये निकाय और सलाहकार के रूप में कार्य तथा निकाय एवं सलाहकार के रूप में कार्य करता है। दूसरा है राज्य जैव विविधता, राज्य जैव विविधता, राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो इसका मूल उद्देश्य क्या है? जैव विविधता संरक्षण मामलों पर जैव विविधता संरक्षण मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना। इसके बाद इसके भी दो उपाय हैं। वैद्य और हकीम जो भारतीय औषधि प्रणाली का अभ्यास करा रहे हैं और स्थानीय लोग जो स्थानीय उपयोग के लिए जैव संसाधनों का उपयोग। इसके बाद अगर हम देखें तो इसको डायरेक्ट जोड़ा जा सकता है जैव विविधता प्रबंधन समिति, जैव विविधता प्रबंधन समिति। जैव विविधता संबंधन समिति की अगर हम बात करते हैं तो ये मूल तौर पर देखा जाए तो जैव विविधता में उपयोग करने वाले जो मूल तौर पर स्थानीय वैद्य हैं और जो स्थानीय तौर पर हम देख रहे हैं चिकित्सकों के बारे में, चिकित्सकों के बारे में जानकारी एकत्रित करता है, डाटा बनाए, स्थानीय लोगों के परामर्श से पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्ट्रेशन तैयार करना का मूल बात आती है। एक छोटा सा टॉपिक है जिसको पीबीआर बोल, मैंने आपके साथ बोला ना ये बोर्ड का पीबीआर, इस बोर्ड को बनाए रखने का काम किसका है? पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्ट्री। ये स्थानीय जैव विविधता है, यह एक स्थानीय तौर पर
जो निगरानी रखता है कि कौन डॉक्टर है, कौन वैद्य है। जैव विविधता इकाई के तौर पर इसको जाना जाता है, जो पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं के सहभागी दस्तावेजीकरण का ध्यान केंद्रित करता है। रजिस्टर में स्थानीय जैव संस्थाओं की उपलब्धता, ज्ञान और उनके औषधि या किसी अन्य उपयोग या उनसे जुड़े किसी अन्य पारंपरिक ज्ञान या व्यापक की जानकारी को इसके अंतर्गत वो रखता है। दोस्तों, जब बात इसकी हो ही रही है तो बात होगी जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत गठित निकायों की बात। यहां पर हम बात करेंगे तो निकायों की अगर हम बात करेंगे तो मूल तौर पर जो मुद्दा निकल कर आएगा वो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनवीए। भारत के जैव विविधता अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की। यह एक वैधानिक निकाय है जो जैविक संस्थानों के संरक्षण, सतत उपयोग के मुद्दे पर भारत सरकार के लिए सुविधाजनक निकाय के रूप में, सलाहकार के रूप में कार्य करता है और एनबीए का हेड ऑफिस चेन्नई, तमिलनाडु में। संरचना राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण में केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाने वाले निम्नलिखित सदस्य इसमें शामिल, जिसमें मूल तौर पर एक अध्यक्ष होता है, 3 पदन सदस्य होते हैं, जिनमें से एक जनजाति मामले से संबंधित मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करता है और 2 पर्यावरण और वन से संबंधित मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करते हैं। 7 पदेन सदस्य होते हैं जो एक जनजातीय मामलों से संबंधित मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करेंगे और कृषि अनुसंधान और शिक्षा, जैव प्रौद्योगिकी, महासागर विकास और कृषि एवं सहयोग, भारतीय चिकित्सा पद्धति, होम्योपैथी, विज्ञान प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान इसके अंतर्गत। आवश्यक मामलों में विशेष ज्ञान अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों में से 5 गैर आधिकारिक सदस्यों को नियुक्त इसके अंतर्गत किया जाता है। अगर इसके कार्य की बात करेंगे तो कार्य मूल तौर पर केंद्र सरकार को सलाह देना, गतिविधियों का विनियमित करना, जैविक विविधता अधिनियम 2002 के अनुसार जैविक संसाधनों के तहत पहुंच, उचित न्याय संगत लाभ साझा करने के दिशा निर्देश जारी करना, विरासत स्थलों के रूप में अधिसूचित किए जाने वाले जैव विविधता के महत्व के क्षेत्रों के चयन में राज्य सरकार को सलाह देना और उनके प्रबंधन के लिए उपाय सुझाना इसका मूल कार्य। बात आती है आखिर राष्ट्रीय राज्य जैव विविधता बोर्ड की अगर हम बात, तो एसबीबी की स्थापना अधिनियम 1822 के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा की जाती। संरचना राज्य जैव विविधता बोर्ड के निम्नलिखित सदस्य इसके अंतर्गत होते हैं। एक अध्यक्ष होता है और राज्य सरकार से संबंधित विभागों की प्रतिनिधित्व करने के लिए 5 से अधिक पदेन सदस्य नहीं, जैविक विविधता के संरक्षण, जैविक संसाधनों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के न्याय संगत बंटवारे संबंधित मामलों में विशेषज्ञताओं में से 5 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। कार्य की बात करेंगे तो लोगों के द्वारा किसी भी जैविक संस्थान के व्यवसायिक उपयोग, जैविक संरक्षण और जैव उपयोग के लिए अनुकूलन या अन्यथा अनुरोधन प्रदान करने की विनियमित शर्तें इसके अंतर्गत आती हैं। मुख्य मुद्दा जो निकल कर आता है वो आता है जैव विविधता प्रावधान समिति की, जिसे बीएससी के तहत जाना जाता है। इसमें अगर बात करेंगे तो अधिनियम 2241 के अनुसार प्रत्येक स्थानीय निकाय जैविक विविधता के संरक्षण, टिकाऊ उपयोग और दस्तावेजी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपने क्षेत्र के भीतर बीएमसी को गठित करेगा। संरचना इसमें एक अध्यक्ष, स्थानीय निकाय द्वारा नामित 6 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। बीएमसी के कुल सदस्यों में कम से कम 1/3 इसमें महिलाएं होनी चाहिए और 18% से कम अनुसूचित जाति और जनजाति से नहीं होने चाहिए, 18% होनी चाहिए। जैव विविधता प्रावधान समिति के अध्यक्ष का चुनाव स्थानीय निकायों के अध्यक्ष की अध्यक्षता में होने वाली बैठक की समिति के सदस्यों में से किया जाए। इसमें इसका कार्य बीएमसी का मुख्य कार्य स्थानीय लोगों के परामर्श से पीपुल्स बायोडाटा बायोसिटी रजिस्टर तैयार करना, जो मैंने बताया गया था, जिसके तहत वैद्य और चिकित्सकों की सूची रखी जाए। बात अगर हम करते हैं तो बात आती है मूल तौर पर जैव विविधता वित्त पहल की बात करेंगे, BIOFIN की बात करें। यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का वैश्विक कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य देशों में वर्तमान
और आवश्यक जैव विविधता वित्त पोष दृष्टिकोण के बीच अंतर होने वाले बंटवारों के लिए संसाधनों नीतियों की पहचान करने और मूल तौर पर जुटाने में मदद कर। PIFN भारत सहित 41 देश में मौजूद और प्रकृति में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी नागरिकों, समाज, कमजोर सदस्यों और निजी क्षेत्रों के साथ काम करता है। ये दिखाई बात आती है मूल तौर पर। अब जो बात आएगी वो आएगी मूल तौर पर हम देखेंगे वन नीतियां कौन सी हैं और उसके लिए कानून कैसे बने। वो आती है वन नीति, वन नीतियां और कानून। वन नीतियां एवं कानून। वन नीति एवं कानून की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय वन अधिनियम 1865। भारतीय वन नीति 1800, भारतीय वन नीति 1865। यह भारतीय वन अधिनियम कहें तो ज्यादा, भारतीय वन अधिनियम। नीति भी कह सकते। 1864 में स्थापित, अच्छे समझना, 1864 में स्थापित एक संस्था थी जिसका नाम जो था इंपीरियल वन विभाग। इंपीरियल वन विभाग। ने विभिन्न कानूनों के माध्यम से ने विभिन्न कानूनों के माध्यम से, अगर आप देखिए, ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित किया। ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित किया। ब्रिटिश सरकार को पेड़ों से आच्छादित किसी भी भूमि को सरकारी वन घोषित करने और प्रबंधन के लिए नियम बनाने का अधिकार इसके अंतर्गत। दूसरा आता है भारतीय वन अधिनियम। भारतीय वन अधिनियम 1878। ब्रिटिश प्रशासन ने, ब्रिटिश प्रशासन ने मूल तौर पर सभी बंजर भूमि, जितने भी बंजर भूमि की संप्रभुता हासिल की संप्रभुता हासिल की इस अधिनियम। इस स्व अधिनियमों में वनों को 3 श्रेणियों में बांटा। वनों की अगर हम बात करेंगे तो वनों को यहां पर 3 श्रेणी में बांटा गया। वनों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। पहली श्रेणी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है आरक्षित वन। आरक्षित वन। इसमें यह अधिनियम प्रतिबंधित वन और राज्य सरकार के द्वारा वन भूमि या बंजर भूमि पर गठित किया गया जो सरकारी संपत्ति के अंतर्गत। हम ये कह सकते हैं इसमें वो ना रखा गया जो अधिकांश प्रतिबंधित वन है। प्रतिबंधित
प्रतिबंधित वन के अंतर्गत रखे गए, और राज्य सरकार के द्वारा, और राज्य सरकार के द्वारा किसी वन भूमि, किसी वन भूमि की बात की जाए, या बंजर भूमि, या बंजर भूमि पर गठित किया जाते, पर गठित किए जाते हैं, उन सभी को आरक्षित वन के अंतर्गत। दूसरी बात करते हैं संरक्षित वन। संरक्षित संरक्षित वन राज्य सरकार के द्वारा तो आरक्षित वनों के अलावा आरक्षित वनों के अलावा किसी भी भूमि को किसी भी भूमि को कैसी भूमि को संरक्षित वन के रूप में गठित किया जा सकता। गठित किया जा सकता है। इसमें जिस प्रकार सरकार का मालिकाना अधिकार हो और ऐसे वनों का उपयोग के संबंध में नियम जारी करने की शक्ति उनके अंतर्गत। तीसरे की बात करेंगे तो ग्राम बनाएंगे, इसमें गांव के बनाएंगे जो किसी भी ग्राम समुदाय के हों, किसी भी ग्राम समुदाय के जो वन होंगे उनको इस कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाए। दूसरी बात है मूल मुद्दा जो निकल कर आता है, जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करेंगे तो वो अधिनियम है आपका मूल तौर पर वन संरक्षण जो सबसे ज्यादा वन संरक्षण अधिनियम 2000 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार आपकी परीक्षा के। यहां पर देखें तो अधिनियम के दायरे में अगर बात करें, दायरे में भूमि की अगर हम बात करें तो संशोधन स्पष्ट करता है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 में निम्न प्रकार की भूमि पर लागू होता है। तो ये मूल तौर पर देखें तो 1980 का जो अधिनियम, के अधिनियम के तहत, अधिनियम के तहत अगर आप देखेंगे तो ये मूल तौर पर भारतीय वन अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत इसको लागू किया गया, या 1980 भी कह सकते हैं। सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में अधिक भूमि इसके अंतर्गत आती है। यह अधिनियम 12 दिसंबर 1996 से पहले या वन आयोग से गैर वन आयोग की परिमित भूमि पर लागू नहीं। नोट करने वाली बात, नोट करने वाली बात कि यह अधिनियम पूछा जाए 12 दिसंबर 1996 से पहले, से पहले या वन आयोग
से गैर वन आयोग में परिवर्तन। भूमि पर लागू नहीं होता है। और अगर हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने वन का अर्थ बताया, जिसमें टी एन गोदाबर्मन बनाम भारत संघ 1997 मामले में आरक्षित या संरक्षित वनों सहित वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त वन होने चाहिए। एक क्षेत्र जो वास्तव में सरकारी रिकॉर्ड में जंगल के रूप में वर्गीकृत है उसे वन कहा जाएगा। शब्दकोश अर्थ के अनुसार अगर हम देखें तो परिभाषित कोई भी जंगल, इस प्रकार यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट के 1997 के फैसले में से भटक गया है, जिसने सुनिश्चित किया था कि सभी जंगलों में वनों की कटाई के खिलाफ कानूनी सुरक्षा मिले, उन सभी को वन के अंतर्गत रखा। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो बात आती है आपकी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की बात करें तो पर्यावरण की सुरक्षा सुधार करने के उद्देश्य और 1986 में अधिनियम इसमें किए। यह अधिनियम केंद्र सरकार को पर्यावरण प्रदूषण और उसके सभी रूपों को रोकने और विशिष्ट पर्यावरण समस्याओं से निपटने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में प्राधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। पृष्ठभूमि ईपीए अधिनियम से जुड़े 1986 के स्टॉकहोम में आयोजन मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसको स्टॉकहोम सम्मेलन में निहित है, और भारत ने मानव पर्यावरण के सुधार के लिए उचित कदम उठाने हेतु इस सम्मेलन में भाग लिया और ये अधिनियम स्टॉकहोम सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को मूल तौर पर लागू कर। ईपीए के अंतर्गत संवैधानिक संस्थाओं में जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति, केंद्रीय भोजन प्राधिकरण, राष्ट्रीय गंगा समिति आदि इसके अंतर्गत आते। ईपीएफ के तहत जारी महत्वपूर्ण सूचनाओं की बात करें तो तटीय विनिमय क्षेत्र सूचना 1991 जो तटीय हिस्सों पर गतिविधियों को नियंत्रित करती है। विकास परियोजनाओं के पर्यावरण प्रभाव और आकलन अधिसूचना इसके अंतर्गत आती है। केंद्र सरकार की शक्तियां, केंद्र सरकार के पास ऐसी सभा उपाय करने की शक्तियां होंगी जो पर्यावरण की गुणवत्ता की सुरक्षा व सुधार के उद्देश्य से राज्य सरकार के साथ समन्वय करने में आवश्यक समझी जाएंगी। केंद्र सरकार की अन्य शक्तियों की बात करें तो पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण, उपशमन के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजनाएं बनाना, क्रियान्वयन करना इसके अंतर्गत। पर्यावरण की गुणवत्ता के लिए विभिन्न पहलुओं के लिए मानव निर्धारित करना इसका लक्ष्य है और विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषण के उत्सर्जन के लिए मानव निर्धारित करता है। उन क्षेत्रों पर प्रतिबंधित जिसमें कोई उद्योग या उद्योगों का वर्ग सहित होता है जो पर्यावरण की दृष्टि से प्रतिकूल तौर पर आते हैं, उनको इसके अंतर्गत रखा जाए। बात आती है मूल तौर पर कि मूल मुद्दा जो निकल कर आता है वो मुद्दा ये निकल कर आया कि बात करनी चाहिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की अगर हम बात करें तो ये सोचने वाली बात है। बात हो रही है 2010 की। वो पूरे विश्व में अगर देखें तो भारत तीसरा देश। भारत विश्व में तीसरा देश है इस तरह का समिति बनाना, हरित का। अगर पहले की बात करें तो पहले पर ऑस्ट्रेलिया है। दूसरे की बात करेंगे तो दूसरे पर आपका न्यूजीलैंड। ये अधिनियम पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के तुरंत निपटारे के लिए एक विशेष निकाय के रूप में, इसको अगर हम देखें तो इसको 5 क्षेत्रों में बांटा गया। 5 क्षेत्रों में बांटा गया। पहले क्षेत्र की अगर हम बात तो पहला है प्रधान क्षेत्र, प्रधान पीठ क्षेत्र। प्रधान पीठ
प्रधान पीठ की अगर हम बात करेंगे तो ये मूल तौर पर पूरा का पूरा उत्तरी क्षेत्र है। उत्तरी क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, जिसका आपसे हेड ऑफिस अक्सर पूछा जाता है, और इसका हेड ऑफिस कहां पर है? दिल्ली में। दूसरा दूसरा केंद्रीय क्षेत्र पूछा, केंद्रीय क्षेत्र। केंद्रीय क्षेत्र आपका भोपाल। तीसरा तीसरा होगा आपका केंद्रीय क्षेत्र के बाद पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र कोलकाता। चौथा क्षेत्र चौथा क्षेत्र मूल तौर पर आता है दक्षिणी क्षेत्र। दक्षिणी क्षेत्र आता है चेन्नई। और आपका जो पांचवा क्षेत्र है वो है आपका पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र आता है बेटा आपका पुणे के अंतर्गत, इसको यहां रखा जाए। दूसरी, अगर मूल तौर पर अगर हम देखेंगे तो ये था आपका टॉपिक। ये टॉपिक हो गया आपका पूरा कंप्लीट। आइए आपके लिए कुछ क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं। मृदा अपरदन रोका जा सकता है किस तरीके से? अति चराई के द्वारा, वनस्पति के उन्मूलन के द्वारा, वन रोपण के द्वारा, या पक्षी संख्या में वृद्धि करें। एक क्वेश्चन और है आपके लिए कि मृदा निर्माण और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पर विस्तार से चर्चा की। तो ये था आपका एक छोटा सा टॉपिक, और मैं मानता हूं ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए। तो चलिए मिलता हूं जल्दी नई वीडियो में, वहां पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।